नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे रचनाकार हुए, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भारत देश की महिमा को अपनी रचनाओं में संजोया है। उन्हीं में से एक लिखते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। दोस्तों, हमारे देश की माटी चंदन के समान पवित्र है। यहाँ ऐसे ऐसे वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने प्राणों की भी बलिदान कर दिया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ऐसी भारत भूमि को नमन है, इस मंच के माध्यम से प्रणाम है और आप सभी का भी स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर। जैसे प्रज्ञा ने देश की माटी की महिमा का गुणगान किया है, इसी देश का एक प्रदेश है, चमकती हुई बालू का प्रदेश है हमारा अपना राजस्थान। इस माटी की भी अपनी बलिदानी परंपरा रही है। यहाँ के शूरवीर सपूतों ने इस माटी के मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अगर हम इस माटी पर कदम रखते हैं तो हमारा सामना जब ग्रामीण अंचल में होता है तो वहाँ हंसते मुस्कुराते सहज सरल ग्रामीणों से हम मिलते हैं और उनकी जो सामान्य जीवनचर्या है उसको देखकर कई बार मनमोहक होकर उस जीवनचर्या को निहारते हैं। और अक्सर ये होता है प्रज्ञा कि जो हमारा ग्रामीण अंचल है वो फसलों पर निर्भर है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो फसल पर ही हम ये सोचते हैं कि ग्रामीणों की आजीविका चलती होगी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं ग्रामीणों की झोली में डाली है जिससे भी उनकी आजीविका का एक साधन बनता है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी से अलग भी उनकी आजीविका चलती है। तो इसलिए अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर हमने सादर आमंत्रित किया है परियोजना निदेशक उप सचिव मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग श्री रतनलाल अटल जी को। रतनलाल अटल साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जी सर, आज बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, हम ग्रामीण जीवन को और भी करीब से जानेंगे, लेकिन हम शुरुआती दौर की बात करते हैं। प्रारंभिक जीवन आपका कहाँ गुजरा, आरएएस बनने का सफर कैसा रहा? मेरा जन्म एक छोटे से गांव गिला के नांगल में हुआ है, जो जयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है जी। वहीं पे एक मेरे पास में ही स्कूलिंग जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव गिला के नांगल में हुई। उसके बाद में मैंने सेकेंडरी नायला स्कूल से की, वहीं पे जाते थे, वहीं पे करते थे। और वहाँ के बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है वो जयपुर में LBS कॉलेज से की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रामीण में हमारा एक जो था, हम एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड थी, छोटा सा जमीन थी, उसी पे फादर कभी काश्तकारी करते थे, कभी मजदूरी करते थे। उसी के आधार पे हमें हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, उनको पढ़ाया उन्होंने जी। तो एक बड़ा ही संघर्ष के साथ हमारा जीवन की शुरुआत रही है जी। और शुरू के दौर में हमने भी जो पिताजी के साथ खेती करने वहाँ पे खेत पे जाते थे, पाणत भी करते थे, और वहाँ जो कि लाइट भी रात को आती थी तो वहाँ पे रात को ही पानत करने के लिए जाते थे जी। और उन्हीं के साथ जैसे गांव में क्यारी धोरी करते थे, उनके साथ उनका हाथ बंटवाते थे जी जी जी। ये बड़ा संघर्ष के साथ ही हमारा प्रारंभिक जीवन रहा जी। तो पढ़ाई का दौर फिर आगे कैसे चला? इसके बाद में एक महत्वाकांक्षा थी कि भाई पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कुछ ज़्यादा आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो परिवार वालों ने फिर पास में नायला स्कूल थी, वहाँ नायला स्कूल में हमको वहाँ पे पढ़ाया। वहाँ पे टीचर्स का अच्छा सहयोग रहा और मैं नायला स्कूल में टॉपर्स में रहा। और वहाँ पहली बार जब मेरे को लायंस क्लब द्वारा एक भार्गव की डिक्शनरी जब इनाम में दी तो एक प्रेरणा जगी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो ये वो प्रेरणा का स्रोत है कि जहाँ एक छोटी सी आपका जो उपहार में देते हैं वो कितने आगे तक आपको ले जाती है जी 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 जी। सर, आरएएस बनने का सफर हम आपसे पूछ रहे थे, क्या कुछ परेशानियां आई, क्या कुछ उतार चढ़ाव रहे और किस तरह से आपने इन सब मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल को पाया? देखो, लगन और संघर्ष के लिए बहुत कुछ आपको त्याग करना पड़ता है। अपने आप को बड़ी खुशियों के लिए आपको बहुत सी छोटी खुशियां, जैसे आपके कोई भी सगे संबंधियों में जाने आपका बंद हो जाता है। आपका पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा अपने आप को
एकाग्रता में लाके आपको करना पड़ेगा। जैसे कि लगता है कि जैसे एक बार अगर बाहर की दुनिया से आप जुड़े रहोगे तो आप बाहर की छोटी छोटी खुशियों को अगर इधर उधर ढूंढते रहोगे तो आप पढ़ाई में एकाग्रता नहीं ला सकते। जी 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 जी। मेरा भी मैं कह सकता हूं कि जब मेरे का एग्जाम का टाइम आता था तो यूं लगता था कि यार बाहर से कैसे आप अपना मुंह मोड़ोगे, तो ऐसा था कि लगेगा आपको अजीब, लेकिन ऐसा था कि सिर मुड़ा लेते थे कि ताकि यार कोई बाहर जाना नहीं पड़े। अच्छा। और यूं लगता था कि अब अपने को कोई देखा गया नहीं तो इसलिए बाहर क्यों जाए। अच्छा अच्छा। तो इसलिए सिर मुड़ा के ही कमरे में बैठ के पढ़ाई करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लगता था कि 6 मंथ्स तक तो अपने एक ही जगह रहेंगे, बहुत ही कम बाहर जाके अपने आप में स्टडी में इन्वॉल्व रहेंगे। जी, तो जी, बड़ा टिपिकल है अपने आप को एकाग्र करना। तो बड़ा संघर्ष के साथ उसमें ये कर पाए हैं। और मैं तो कहता हूं कि बड़ी खुशी के लिए आप छोटी खुशी हमेशा त्याग ही करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो रतन साहब, वो जो आरएएस का दौर था जिसमें आरएएस की आपने पढ़ाई करी, कैसे आरएएस बने आप और पहला विभाग कौन सा था? सर, बड़े संघर्ष के साथ इसकी कहानी शुरू होती है। मेहनत तो और एकाग्रता के साथ आपका उसमें बड़ा ही समय आपको देना पड़ता है, जिसके आधार पे आप अपनी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आपने को बताया भी किस तरह से एकाग्रता के खुद के अपने आप को उस के लिए तैयार करने के लिए बहुत से कुछ अपना त्याग करना पड़ता है। तो जब मेरा आरएस में करने का सपना रहा तो इसी आधार पे मैंने अपने एकाग्रता के साथ पढ़ाई की और उसके बाद में मैं आरडीएस में सिलेक्शन हुआ। देन 2012 में आरएस का सफ़र किया। उसके बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम मंडराइल हुई। उसके बाद में सहायक कलेक्टर चौमू के पद पे आया। अच्छा। देन 2013 में मेरा एसडीएम सवाई माधोपुर के पद पे चयन हुआ गया। अच्छा अच्छा। देन वहाँ से एसडीएम खंडार, और खंडार के बाद में मैं एसडीएम देवली रहा। और उसके बाद में एसडीएम साबाद रहा। साबाद के बाद में फिर जो था सेक्रेटरी राजस्थान स्टेट वेलफेयर बोर्ड था, जो सेंटर से और स्टेट दोनों उससे रन करते थे, उसमें सेक्रेटरी के पद पर रहा। सेक्रेटरी एससी कमीशन रहा। रजिस्ट्रार ब्रज विश्वविद्यालय में भी मैंने अपनी सेवाएं दी। जी। और अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम डिप्टी सेक्रेटरी मनरेगा यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी जी जी। सर, सवाई माधोपुर में रहते हुए आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पुरस्कार भी प्राप्त किया। इस बारे में बताएं, क्या वो विषय था, किस लिए आपको उस समय पुरस्कृत किया गया? देखिए सर, इसमें जो चुनाव आयोग का ये रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को वोट कास्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो सरकार का स्वीप का प्रोग्राम था, तो स्वीप में वोट की महत्ता और मतदान की महत्ता को जो जितनी इम्पोर्टेंस है उसको आम नागरिक में बता के ज़्यादा से ज़्यादा वोट में नाम जुड़वाना और वोट कास्ट करवाना, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो उसी के आधार पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो है एनरोल करके उनको वोट कास्ट तक डलवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मुझे पुरस्कृत किया गया। जी जी। वो इसी आधार पे उन्होंने ये सम्मान दिया। जी, उसके लिए धन्यवाद। रतन जी, हमने अभी बातचीत में ना एक शब्द सुना जिसको सभी लोग जानते हैं, वो है मनरेगा। अब मनरेगा क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, और अभी इसका जो नाम मनरेगा है वो भी बदल दिया गया है। हम लोग इसे अब वीबी जी राम जी के नाम से जानते हैं। तो ये मनरेगा क्या है और इसका उद्देश्य क्या, पहले तो ये बताएं। सर, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से था, उसमें 2006 में जो राजस्थान में लागू किया गया, उसमें जो ग्रामीण परिवारों को जो अकुशल लेबर थे उनको 100 दिन की 100 दिवस का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। जी जी। उनमें जो है उनके ये रोजगार देना उनकी प्रायोरिटी रही है, जो मनरेगा में दिया जाता था। अब इसी में विकसित भारत जी राम जी का लाया गया है, जी जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसमें जो रोजगार देने का है वो 125 दिन का है। और इसमें जो ग्राम पंचायत विकास प्लान के आधार पर इसमें रोजगार दिया रोजगार देने का प्रोविजन है। और इसमें जो मूलभूत संरचना है, जैसे जल संरक्षण का है, आजीविका पे फोकस किया गया है, जी,
और इस पे जो है कन्वर्जेंस को इस पे आधार माना गया है। अच्छा। इस आधार पे इसको दिया गया है। हाँ हाँ, आप बातचीत में बता रहे हैं कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, मनरेगा में थी, और अब जो परियोजना में नाम में बदलाव आया है, तो क्या ये 100 दिन की रोजगार गारंटी थोड़ी आगे बढ़ी है, कुछ और दिन बढ़े हैं इसमें? सर 125 दिन किया गया है इसमें विकसित भारत जीराम जी में। जी जी जी, तो आपको लगता है जी, बताइए बताइए। इसके साथ इसमें जो है ग्राम पंचायत का जो है, हाँ। उसी के आधार पर जो प्लान है उसको तैयार किया गया है। हाँ जी, जो उसमें ग्राम पंचायत जो एसिड क्रिएशन के आधार पे ही इसमें जो है का फोकस किया गया है। जी जी, तो आपको लगता है कि जैसे 100 दिन से बढ़कर के अब इस नई परियोजना में 125 दिन हो गए हैं, तो आपको लग रहा है कि जो ग्रामीण हैं हमारे, उनको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, चेहरे पे जो मुस्कान थी और बड़ी हो गई है मुस्कान वो? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से इसका फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा सर। जी जी जी। सर राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान कृषि प्रधान देश है और पानी की भी थोड़ी यहाँ कमी रहती है, सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे में राजस्थान को कितनी सौगात मिलने वाली है? देखिए मैम, राजस्थान में अधिकतर जो है कृषि बेस्ड स्टेट रहा है। जी जी। और कृषि बेस्ड स्टेट में जो है हमेशा रोजगार का हमेशा एक प्रायोरिटी के आधार पर रहा है जी। तो उसमें आजीविका पे फोकस किया गया है, रोजगार का बेस्ड इस पे फोकस किया गया है, तो उनको ग्रामीण प्रवेश वालों को इनमें डेफिनेटली फायदा होगा। तो अब जैसे ये नाम बदल गया है, तो अब पहले जो नाम था मनरेगा, उसकी नीति और ढांचा उसका थोड़ा अलग रहा होगा। अब ये वीबी जीराम जी जब नया नाम आया है, तो अब नीति और ढांचे में क्या बदलाव आया है जिससे सभी ग्रामीण इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए सर, पहले अब जो इसमें जो फोकस किया गया है जी। जैसे वाटर कंजर्वेशन का इस पे फोकस है। हाँ, पीएम गति शक्ति के आधार पे कन्वर्जेंस का इस पे फोकस है, आजीविका बेस्ड है, रोजगार की गारंटी देता है। बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें हैं जो एसेट क्रिएशन है, जो ग्राम पंचायत विकसित प्लान के आधार पे इसको लाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपका जो अनुभव रहा है आरएएस के पद पर रहते हुए, अब ये जो नाम बदला है, तो इसके आपके अनुभव से और इस योजना को और आगे बढ़ने में फ़ायदा होगा। रतन जी, आपके जीवन को जब हम देखते हैं ना, तो एक चीज़ मतलब आपसे थोड़ी सी अलग मुझे नज़र आती है, और उस चीज़ में प्रज्ञा भी रही है। मतलब प्रज्ञा ने भी एनसीसी किया है, नेशनल कैडेट कोर, आपने भी एनसीसी किया है। और मैं जब अपने स्कूल के ज़माने में था, तो मैं अपने स्कूल के डायरेक्टर से जिद करता था कि आप एनसीसी ले आइए, मुझे भी एनसीसी में जाना है। समहाउ वो एनसीसी में मैं नहीं जा पाया। लेकिन आपसे अनुभव जानना चाहेंगे। प्रज्ञा तो अक्सर मुझे बताती हैं कि एनसीसी में क्या होता था और किस तरह की दिलेरी इन्होंने दिखाई है। आपने किस तरह से एनसीसी में क्या क्या काम किया और कैसा अनुभव रहा? सर बड़ा ये चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ गांव से ही यहाँ पे आना पड़ता था। तो सुबह 5 बजे एक ही बस चलती थी, उसी के आधार पे यहाँ पे आते थे। और हमारी परेड है वो महाराजा कॉलेज है उसके ग्राउंड में होती थी जी। और वहीं पे वहाँ पे एनसीसी के लिए दौड़ लगाना, परेड करवाना, फिर लाइट मशीन गन जो सबसे ज्यादा भारी थी 16 किलो, उसके साथ में परेड के साथ उसमें पूरे दौड़ाना, फिर ईटीसी कैंप पे जाना, फिर रिपब्लिक डे परेड के लिए आई वाज सिलेक्टेड इन रिपब्लिक डे परेड। अच्छा। तो बड़ा संघर्ष रहा। मिस्टर एमडी कोरानी सर उस समय हमारे वो थे कोर्स डायरेक्टर वहाँ के, एनसीसी जो हमें करवाते थे। तो बड़ा संघर्ष था, लेकिन वहाँ उस संघर्ष को हमने, चूंकि गांव से आना पड़ता था और फिर यहाँ पे दौड़ लगाना, फिर स्टडी करना, तो बड़ा एक दोनों में पढ़ाई और उसमें एनसीसी के साथ मैच करना एक बड़ा चुनौती थी जो हमने इसको किया। अच्छा, तो आज के दौर में जब आप काम कर रहे हैं बतौर आरएएस, तो वो एनसीसी का कुछ अनुभव काम आता है? सो डिसिप्लिन तो हर व्यक्ति के लिए अपेक्षित है, वो डिसिप्लिन उसमें सीखा। और एक जो अपने से सीनियर्स का जो आदेश की पालना करना, उनको सपोर्ट करना, उनको बेस्ट बताना, ये वहीं से सीखा है। अच्छा, सर यहाँ पर एक बात मैं और जानना चाहूंगी। आपने बताया 26 जनवरी की परेड जो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होती है, उसके लिए भी आप सेलेक्ट हुए। कैसा वो एक्सपीरियंस रहा जब महामहिम राष्ट्रपति मंच पर होते हैं, उनके सामने से आप गुजरते हैं? मैम वहाँ मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया, कोई कारण ऐसी परिस्थिति हो गई थी जो वहाँ जा नहीं पाया था। सिलेक्ट होने के बाद में कोई ऐसा था।
लेकिन ये एक प्राउड का विषय था कि मैं बिल्कुल, उसके लिए select सेलेक्ट हुआ। हुए। जी 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 जी। आपको लगता है कि जैसे आपने एनसीसी किया, अब ये गांव में स्कूल में एनसीसी हुई थी या शहर में आपकी? सर मेरी यहाँ शहर में ही हो पाई है। शहर में हो एलबीएस पाई। कॉलेज में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो महाराजा कॉलेज में परेड होती थी, यहीं पे इनका एनसीसी का ऑफिस था। जी 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 जी। सर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, आपने पुराने जयपुर को भी करीब से देखा है, जयपुर के पास के ही गांव में आपकी परवरिश रही है, पैदाइश रही है, तो पुराने जयपुर में और आज के जयपुर में क्या कुछ अंतर पाते हैं? पुराने जयपुर में एक अपनी आत्मीयता थी, वहाँ के खुद के अपने लोग थे, अपने में आपस में भाईचारा था, बड़ा था। वॉल सिटी थी, वॉल सिटी की एक जो अपनी पहचान थी। 1727 में जब इसकी स्थापना हुई तो एक अपनी परिधियों में वहाँ पे लोग अपने में एक सामंजस्य बिठा के जीते थे। अब बाहर के लोग वहाँ आने से बाहर के आ गए, स्टडी भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जो सामंजस्य है उसकी कमी अभी देखने को मिलती है। लेकिन प्रणय, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अभी भी हम पुरानी गलियों में जाते हैं ना, तो एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, अलग अलग व्यंजनों की खुशबू नहीं बदली है। जयपुर की छोटी छोटी गलियों में जाइए और अलग अलग खुशबुएं हर जगह से आती है, कहीं कचौरी की तो कहीं मूंग दाल के हलवे की। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, राजस्थान तो वैसे ही खाने पीने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कुछ यादें हैं बचपन की, किस तरह खाना खाया करते थे, या माँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी और वही सारे बच्चे बैठ के, क्योंकि आपने बताया 5 भाई बहन थे, तो किस तरह बचपन का दौर रहा, कुछ बताएं। चूल्हे में तो रोटी गांव में बनाते ही हैं, प्लस जो उनके, क्योंकि जो सुबह माँ जब रोटी बनाती है तो सुबह का समय थोड़ा सर्दी रहती है, अधिकतर 8 महीने करीब, तो सभी उसके पास में बैठ के माँ के साथ बातें करके उसकी चूल्हे की रोटी को खाते हैं, तो बड़े एक आत्मीयता लगती है। एक दूसरे में मतलब एक दूसरे की जान इससे आपस में मिली हुई से महसूस होती है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम वही समय उनकी यादें उन्हीं के साथ दोबारा जीने की कोशिश करें तो भी हम नहीं जी सकते हैं। जी 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 जी। आपने अभी कुछ देर पहले बताया, जैसे गांव के बारे में पूछ रही हैं प्रज्ञा, बहुत अच्छी ये बात है कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आजकल तो वो ज़माना थोड़ा सा बीता हुआ लगता है। अब गांव की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि पिताजी भी मजदूर रहे थे और काफ़ी उन्होंने मेहनत करी। ऐसे देखा जाए तो हम सभी मजदूर ने अपना अपना काम कर रहे हैं, हम सभी मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जिस योजना में आप उपनिदेशक हैं और इस योजना को चला रहे हैं, वीबी जी राम जी, ऐसा माना जाता है 1 मई को हम मजदूर दिवस भी मनाते हैं और ये मानते हैं कि अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो जब शाम का समय होता है उसका पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में उसका पारिश्रमिक आ जाना चाहिए। अब ये जो योजना जो नई नीति और ढांचे के साथ आगे बढ़ रही है जी राम जी, क्या इसमें जो पहले 3-4 महीने लगते थे एक मजदूर को अपना पारिश्रमिक मिलने में, क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है? मजदूरों को मजदूरी टाइम पे मिलने वाली है? सर इसमें डैशबोर्ड मॉनिटरिंग का सिस्टम किया है और समय पे मजदूरी देना को निर्धारित किया गया है। जो इसकी मॉनिटरिंग भी उसी आधार पे अगर कोई पेमेंट पे डिले भी होता है तो मुआवजा भत्ता देने का प्रोविजन रखा है। तो ये बड़ी समयबद्ध जो है भुगतान पे बेस्ड इसको रखा गया है और उसी के आधार पे सभी मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें लागू किया गया है। जी सर, मनरेगा में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने की योजनाएं थी ताकि किसानों को बेहतर भविष्य मिल सके, उन्हें अपनी खेती के लिए एक धन आवश्यकता के अनुसार वो मिल सके। क्या जो नई नाम बदला गया है वीबी जी राम जी, इसमें भी ये कंटिन्यू रहेगा या कुछ फेरबदल किए गए हैं? मैम ये एक जो योजना लागू गई है उसमें देखो जो है रोजगार से संबंधित में जैसे डीबीटी किया गया है उसमें और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम किया गया है, तो उसका जो भुगतान है पारिश्रमिक पे है, इस पे फोकस किया गया है। किसान कार्ड का एक अपना एक डिपार्टमेंट है, तो उसके आधार पे इसको करने का जो है सरकार का वो अपना निर्णय किया जाएगा। किसान कार्ड से याद आया कि एक ग्रामीणों के लिए एक जॉब कार्ड भी निर्धारित है जिसके तहत उनको किसी तरह का काम मिल सकता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर अभी हमने जो सभी को है जो जॉब कार्ड इशू किया है उसकी KYC करवा रहे हैं। अच्छा। ताकि जो और जिसको जो फॉर्म 6 भर के रोजगार को डिमांड कर रहा है उसको जॉब उसी को मिले, वो मौके पे भी वही करे। जैसे इसी के आधार पे
एनएमएमएस सिस्टम लागू किया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो उसके जो ई-केवाईसी के आधार पे जो उसकी फोटो होगी और जो श्रमिक रोजगार चाह गया वही लेबर करने वहां पहुंचेगा, तो ताकि उसकी जो है वास्तविक लाभ उसी व्यक्ति को मिले जो रोजगार चाह रहा है। जी जी, आपने बातचीत में 2-3 बार एक शब्द का जिक्र किया है, मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग किस लेवल पे हो रही है, पंचायत लेवल पे, स्टेट लेवल पे या केंद्र सरकार के लेवल पे? ये सर मॉनिटरिंग सभी लेवल पे अपने अपने स्तर पे किए जा रहे हैं जिस तरह की है, क्योंकि मॉनिटरिंग तो मेड से ही शुरू हो जाती है, उसके बाद में ग्राम पंचायत लेवल पे भी है, क्योंकि वो ग्राम सभा में कार्यों को लेता है जो एसेट क्रिएशन या जो आधारभूत सुविधा के आधार पे उसके ग्रामीण का के आधार पे वो लेता है। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे, हाँ। और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग मिल पाती है आपको? आप जो मॉनिटरिंग आपके टेबल पे आ रही है, जो भी जिस तरह का सर्वे आ रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल सर, इसमें अभी तक तो जो है हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि हम जो मनरेगा में जितना भी काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, उसकी पारदर्शिता को बनाए रखें जी। और जो वास्तविक में जो जॉब चाहता है उसको जॉब मिले और उसको पूरा भुगतान मिले जी। ये हमारी मॉनिटरिंग। आपने बताया कि ई-केवाईसी का भी प्रावधान हो गया है। हम सभी जानते हैं तकनीक का युग है, ऐसे में जो किसान तकनीक से अभी थोड़ा सा दूर है उसको कैसे वो सुविधाएं पहुंचे और कैसे उसको ये पता चले कि हम लोगों के लिए ही ये सुविधाएं हैं? तकनीक से दूर हो सकता है कोई इंसान हो या कोई किसान हो। बिल्कुल। ई-केवाईसी में हमने जैसे जो उनका करवा रहे हैं सभी मेट्स को भी अपने हम कह दिए कि उसमें लो, जो ब्लॉक लेवल पे हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं और जो नीचे के लेवल हमारी एजेंसी है उनको भी हम असिस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें इस तरह से इनका ई-केवाईसी का तैयार कीजिएगा, तो ताकि उसका जो वास्तविक में रोजगार चाह रहा है उसी को रोजगार मिले और वही है वो काम करने के लिए है और उसको पूरी मजदूरी वहां पे मिले जी 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 जी, क्योंकि जो काम चाह रहा है वही काम करेगा। बिल्कुल। प्रज्ञा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर, आज के ज़माने में हम शहर में हम देखते हैं कि AI टूल्स आ गए हैं, AI का ज़माना है और हम शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्निकल इस चीज़ को समझ रहे हैं, हमें भी समझने में थोड़ी समस्या आ रही है कि AI को किस तरह से अपने जीवन में उसको एडजस्ट किया जाए। अब यही जो तकनीकी बदलाव है, हम गांव के क्षेत्र में जाते हैं जहां पर सरल स्वभाव के सहज लोग हैं जिनकी ये तकनीकी क्षेत्र में इतनी जानकारी नहीं है, वो इस चीज़ को कैसे उससे सामंजस्य बिठाएंगे? AI है या हाथ में मोबाइल में बहुत सारी टेक्निक है, आप क्या मदद कर पाते हैं इसमें? सर, तकनीकी के ज्ञान तो जैसे हमारे जो रूट लेवल के जो एजेंसीज है, जैसे आप जैसे जियोटेक वर्क है, युक्त धारा पोर्टल भी आ गया है और जैसे DBT के आधार पे जो है हम पेमेंट कर रहे हैं और ई-केवाईसी भी इसमें आ गई, NMMS का भी इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं, अभी डैशबोर्ड मॉनिटरिंग का सिस्टम भी इसमें किया है। अब जो प्लान भी ले रहे हैं जो उसमें भी ई-केवाईसी का काफ़ी जो है डिजिटल का AI का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ताकि हम जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण कर सके। अब इसकी अवेयरनेस का है, तो अवेयरनेस के बारे में भी हमारे जो रूट लेवल के हैं उसको अवेयर इस तरह से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स है, जो हमारे जो JTOs है, हमारे IANs के हैं, उनका समय समय पे यहाँ पे IGPRS में ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस जी जी जी। तो रतन जी, आपसे बातचीत करते करते ना वो गांव का जो माहौल है ना, उसमें गांव वालों के चेहरे पे जो एक हंसी और बढ़नी चाहिए उस बारे में जानने का मौका मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या था, जैसे आपने अपनी पढ़ाई की बात बताई, तो मैं भी जब 10th क्लास में था तो मैंने एक कविता लिखी और मेरी क्लास टीचर को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने लिखी है, तो उन्होंने बोला कॉपी बंद करके सुनाओ। मैंने कॉपी बंद करके कविता सुनाई तो उनको लगा कि हाँ, ये लड़का लिख सकता है कुछ कविता। आपने भी कविता लिखी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ कविता की पंक्ति आपने लिखी है और वो कविता चांद पर है, तो वो चंद लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। सर, एक प्रेरणा दी, हाँ। तो ऐसे ही कॉलेज के दिनों में लिख दी। थोड़ा सा मैं जितना है मैं सुना देता हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए। अचान तू न कर इतना एहसान, अचान तू न कर इतना एहसान, हम भी जानते हैं क्या है तेरे अरमान। अच्छा, वाह। सुना है तूने जीना सीख लिया,
अपने ही अरमानों में इंसान समझ लिया, तेरी इस बेवफाई का कोई न होगा सबूत, खंजर से ये पर्वत, सूनी से ये मिट्टी, क्या यही है तेरे सबूत? वाह चांद तू न कर इतना गुमान, हम भी जानते हैं क्या है तेरे एहसान। वाह, बहुत अच्छा। तो इस चांद में किसी को ढूंढने की भी कोशिश की? नहीं, ये एक तुलना थी कि जो एक ये मान के चलते हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पूर्ण कोई नहीं होता, तो एक उसमें भी एक था कि लेकिन उसकी अच्छाई के साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पूर्णता उसमें नहीं है, लेकिन कुछ उसमें अच्छाई भी है, उसको दूसरा के लिए एक प्रेरणा हो जाती है। हमने तो सुना था कि चांद प्यार मोहब्बत के बीच में आता है और बड़े प्यारे तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका को मिला देता है। आपने चांद के दूसरे सिक्के का बताया कि बेवफाई भी करता है कहीं ना कहीं। वैसे आपके शौक, हाँ जी बोलिए। इसी में देखो उसका एक अपना पहलू उसमें दिया है कि कितने एहसान किए हुए तू फिरता है, उसकी अच्छाई के साथ। जी, कितने एहसान किए हुए तू फिरता है, सबको अपना कहता है तेरी मंजिल का कोई है नहीं, तेरी मंजिल का कोई ठिकाना। जी जी, फिर क्यों औरों को अपना पता बताना, क्या ऐसे में हो जाएगी तेरी मुश्किलें आसान, चांद तू न कर इतना गुमान, हम भी जानते हैं कि। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, एक दौर था जब आप पढ़ते थे, एक दौर आया जब आप प्रशासनिक सेवाओं में आए, एक दौर होता है जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं। शादी के बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जितने भी ऊंचे मुकाम पर जब हम पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का भी साथ होता है। परिवार के बारे में सर बताएं। जीवन संगनी का बहुत बड़ा साथ रहता है। वैसे भी मेरा मेरी जीवन संगनी है वो भी दूसरे स्टेट अमृतसर से, पंजाब से है। अच्छा। जी, गोल्डन जो गुरु की नगरी है, गोल्डन टेम्पल की, उसके वहाँ से है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान एक मेरे जीवन में रहा है और हमेशा वाइफ की सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उनका सपोर्ट आपके बहुत हर पल आपकी सहायता करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। चाहे उनकी दुआएं हो, चाहे उनका सहयोग हो, चाहे उनकी हर पल आपके प्रति अच्छे करने की इच्छा जो रहती है वही आपको आगे ले जाती है। जी जी जी। तो जब सर पंजाब और राजस्थान की संस्कृतियां आपस में मिली तो क्या निखर के आया? पंजाब का अपना कल्चर है, खाने पीने वाला सिटी है। यहाँ राजस्थान का एक ट्रेडिशनल जो है वो स्टेट है। यहाँ अपना ये है कि जोड़ने की ज्यादा प्रवृत्ति है। हर चीज में आपके पास उतना होता है, फिर भी आप फिर भी और नया जोड़ लो, और नया जोड़ लो। जोड़ने का कोई मतलब एक सीमा निर्धारित नहीं है। एक हो सकता है कि यहाँ पे अकाल बहुत पड़े, छप्पन का अकाल पड़ा था, दूसरी और चीजें थे, माइग्रेशन भी काफी होता है। अभी भी जो है कुछ जो वेस्टर्न राजस्थान का 60% है, वहाँ पे भी अभी सूखा है, तो बहुत से स्टेट्स में माइग्रेट भी किए हैं। तो वो वहाँ का अपना राजस्थान का कल्चर है जो उसको जोड़ने की ओर आकर्षित किया गया। जी। पंजाब में यह है कि वहाँ हमेशा समृद्धि रहा। जहाँ मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ गया तो वहाँ देखा कि यार यहाँ जैसे रेलवे पटरी में जो जगह रहती है उसमें भी अगर कोई सा भी आप सीड डालोगे वहां पे भी वहां खेती हो जाती है। वहां पे वो भी मतलब कोई सी भी फसल है आप वहां ले सकते हो, और जितना उसका क्षेत्रफल है उससे 3 गुना वो फसल, चाहे रबी खरीफ और जायज, तीनों वो पूरी ले पाते हैं। और जोड़ने के जो प्रवृत्ति है वो अपने की तुलना में कम है वहां पे। जी जी। खाने पीने पे बहुत ज्यादा है। और जैसे अपने यहाँ पे है, अगर 100 किलोमीटर दूर से भी कहीं से भी आ रहे होंगे तो कि यार घर पे ही खा लेते हैं। घर पे आप थोड़ा जस्टिफाई भी करते हैं कि यार घर का खाना अच्छा रहता है जी, और थोड़ा ठीक भी रहेगा। या फिर बाहर जाते हैं तो खाकरे वगैरह या कुछ ऐसे जैसे है वो सामान ले जाते हैं कि वहीं पे अपन वहां जाके वो खा लेंगे। एक तीर्थ यात्री की तरह वहां जाते हैं और वहीं पे खा के वहां का नहीं खाएंगे। जबकि पंजाबी कल्चर में है कि अगर है हर 7वें दिन में भी बाहर खाना, अरे यार आज तो वहीं पे खा लेते हैं। तो खाने का और जोड़ने का बहुत कम है वहां पे है। अच्छा। हाँ, और
एक अपना यहाँ पे शादी ब्याह में भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जी जी जी। वैसे रतन जी, जोशीला प्रदेश है पंजाब, इसलिए वहाँ पर ये जो जोश है ये बना रहता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी मैदानी इलाका है, पंजाब भी मैदानी इलाका है जहाँ पर फसलों को पूरे देश में भेजा जाता है। लेकिन उससे आगे चलें तो आगे आ जाते हैं पहाड़। मुझे पहाड़ों में जाने का बड़ा शौक है, लेकिन इस शौक के चलते प्रज्ञा मैं रतन जी से जानना चाहूँगा कि आपको भी माउंटेनियरिंग का शौक रहा, आपने भी नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की है, वो जो आपका अनुभव था उस बारे में बताएं कुछ। ये सर बड़ा ही एक जब एक एज होती है 16, 17, 18 साल की, बड़ा जोश रहता है, एक बड़ा खून का एक ऐसा बड़ा दौर रहता है कि कुछ करे। हाँ। तो उसी जोश में मैंने 1987 में पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग की थी। बड़ा राजस्थान से, क्योंकि क्लाइंबर एंड एक्सप्लोरर क्लब दिल्ली में है, वहाँ से हर स्टेट में से 4 या 5 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो राजस्थान में हमें 5 लोगों को सिलेक्ट किया और पंजाब से 5 लोग थे, 5 हरियाणा से थे, 5 दिल्ली से थे और 4 अदर स्टेट से। तो वो हम 24 लोगों का ग्रुप था जो एक मिनी बस के से दिल्ली से फिर हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़ होते हुए वहां पे गए। तो मैंने पहले बार, जब ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब पहले बार वहां गया तो मैंने हिमालय को पहले बार देखा। अच्छा। तो हिमालय का जब देखा कि यार आपके 12 घंटे बस चल रही है, कोई अंत ही नहीं आ रहा और कि अब उसके बाद में प्लेन आएगा। लेकिन जहां हमको उतारा वो पिथौरागढ़ में एक छोटा सा दाकुड़िया ऐसा बेस कैंप था। अच्छा। वहां पे हमारे को उतारा गया। जी जी। तो वहाँ भी वही था और वहाँ बड़ा एक वो था उस समय 1987 में, वहाँ एक डॉक्टर था, वो भी हमारे को असिस्ट करने के लिए था। तो वो हमने देखा कि वो भी कह रहा है कि अब मैंने 8 दिन से नहा नहीं। अच्छा। तो वो कह रहा था कि इन 8 पहाड़ी गांवों में मैं अकेला डॉक्टर हूँ। अच्छा। और इनके कोई जाने और एक ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। तो बड़ा उस आधार पे हमें मतलब इस तरह के नहाने संवरने इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। जी 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 जी। तो ये वो संघर्ष का वहां था। उसके बाद में हमारा ये 8 दिन तक की चढ़ाई थी। तो बड़ा ही जैसे बेस कैंप से हम कम से कम 15-16 किलोमीटर चढ़ते थे पर डे, फिर वहां दूसरे कैंप से आते थे जी। और चढ़ाई का जो टाइम होता है सुबह मॉर्निंग आवर्स में 5 और 6 बजे से केवल 10 और 11 बजे के बीच में रहता है। उसी में हमें पूरी करने पड़ते हैं क्योंकि फिर वहाँ बादल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में ऐसे 8 दिन की चढ़ाई के बाद में एक समिट नाइट और समिट डे होता है जहाँ पे नंदा देवी पे जाके फिर उसी में वापस कैंप पे आना होता है। जी जी। तो बड़ा पहले बार जो देखा और उतनी ऊंचाई पे गया तो बड़ा वो था और बड़ा रिस्की भी था क्योंकि हमें विंग सीटर में तो हम सोते थे, पीछे रक्षक, हंटर चाकू, पहनने का कोई डिफरेंट चीज वहाँ पे रहती थी। तो उन्हीं को लेकर और उस बैग के साथ हम वहाँ पे हम वहाँ नंदा देवी पे 11:30-12 के करीब वहाँ उस समिट तक पहुंचे। फिर वहीं पे बैक होना था। हमारे जो कोर्स डायरेक्टर और हमारा लीडर था इज फ्रॉम पंजाब, वो जी जी जी। वो हम उसके बैक होके फिर वहाँ पे बेस कैंप पे आया। तो बड़ा ही वो करा। चूंकि ये भी था कि इस ऊंचाई पे कोई मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था। बिल्कुल हाँ। 5वें-6ठे कैंप तो हमें खच्चरों से सामान आ जाता था। लेकिन उसके बाद में हमें खुद को ले जाना पड़ता ना। जी जी। और हमें खुद को ही वहाँ पे बनाना पड़ता था। जो 7 कैंप तक, 8वें कैंप तक तो वापस वहाँ पे आकर हम पे बनाना था। बड़ा पहले बार बड़ा रोचक और बड़ा ही चैलेंजिंग वो रहा। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से इस अनुभव से भी काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा क्योंकि पर्वत बहुत चीज़ सिखा देते हैं, पहाड़ बहुत सिखाते हैं हमें। वहाँ की लाइफ का बड़ा स्ट्रगल देखा। वहाँ का जिस तरह से बीमार थे कि साहब यहाँ पे है कि फीवर में लोग मर जाते हैं और वहाँ पे वो कि एक मेडिकल किट वो देखा है कि साहब इसी में वो डॉक्टर साहब ने कि यहाँ फीवर की टेबलेट्स मैं देता हूँ और कोई ऐसी जैसे
प्रेगनेंसी या दूसरी चीज़ों में भी वहाँ पे कोई साधन नहीं होने पे बहुत ही कैजुअलिटी, मदर्स मोर्टेलिटी रेट उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो पहाड़ के लोग हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि ये इस रोज़मर्रा के जीवन में जो जीते हैं तो एक स्ट्रेंथ उनके अंदर आ जाती है। रतन साहब, पहाड़ से वापस नीचे आते हैं, मैदान में आ जाते हैं, हम चलते हैं शाहबाद। शाहबाद की अगर हम बात करें तो आपने शाहबाद पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो डॉक्यूमेंट्री क्यों बनी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कहानी थी, उस बारे में बताएं कुछ। सर, ये एक पहला एक्सपीरियंस था कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप एसडीएम हो, वहाँ के जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जी। और वहाँ की जो एक टूरिज्म के पर्पज से जो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं उसको आम लोगों के सामने उसको लाने का एक मकसद रहा। जी जी जी, उसी आधार पे जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब का भी सहयोग रहा, उनके वर्जन से शुरू की। एक कहावत थी शाहबाद के बारे में, एक कहावत वहाँ प्रचलित है कि जहाँ कोटा में 5000 की आबादी थी, उस समय शाहबाद में 50,000 की आबादी थी। अच्छा, उसको एक सिद्ध करना था। हाँ। दूसरा एक ये था कि एक माइथोलॉजी थी कि जो वहीं से पास में नरवर है, अच्छा, कि एक नल और दमयंती की जो किस्सा जी, है, जी। हाँ जी, हाँ जी। कि एक माइथोलॉजी थी कि ये या हकीकत है। तो उसके आधार पे मैं नरवर भी गया। यहाँ पे जो एक शाहबाद के पास में एक पुरैनी जगह है, तो पुरैनी में भी एक राजा नल का महल बताए थे, जो वहाँ से शाहबाद से 8 किलोमीटर है, जो आज भी कहते हैं कि राजा नल के जब कोड हुआ था तो वहाँ यहाँ से पानी में नहाने से वो दूर हुआ है। वहाँ के लोकल वहाँ उसकी भाषा में, अच्छा, बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री में मैंने वहाँ के उसमें बताया। जी, और पहले बार वहाँ जो अमूमन क्या कि तालाब के बीच में झूला नहीं रहता, बावड़ी हो सकती है। अच्छा। वहाँ झूला बना था। और अभी भी कहते हैं कि एक सफेद सुअर से जहाँ उनके कोड दूर हुए थे, वो सफेद सुअर वहाँ के लोग स्थानीय कहते हैं अभी दिखता है। अच्छा। ये तो एक उनका जो पहलू था जो मैंने इसमें कहा है। एक दूसरा ये था कि जैसे शेरशाह सूरी जब कालिंजर के दुर्ग पे अटैक करने गया तो कस्बा थाने में वहीं पे रुका था। जी, अच्छा, और जब ये मुगल्स के अधीन आया तो बिट्ठल दास गोड जैसे जो 5000 की मनसबदारी थे, उसको इसकी मनसबदारी दी गई है। तो इतनी बड़ी मनसबदारी तभी है कि जब बहुत बड़ा कस्बा रहा हो। दूसरा इसका है कि खुद जो वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है, उसमें कहते हैं कि जब दक्षिण के अभियान पे ये आया था औरंगजेब, तो वहाँ रुका था, उसके सेनापति ने वो मस्जिद बनाई जो उस पे लिखा हुआ है। जी जी जी। इसी के साथ वहाँ पे खुद की एक टकशाल है जो उसको सॉवरेंटी को शो करती है, जो अभी भी इंटैक्ट है। एक महल है, बादल महल है, जो अभी भी वहाँ पे है, जो उसकी खूबसूरती को भी दर्शाता है। जी 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 जी। एक दूसरा है कि ये जो पार्ट है ददेरगंज का पार्ट रहा है। हाँ। ददेरगंज में कुछ जैसे अपने द्वितीय खजुराहो को, अपने जो रामगढ़ में कंदरिया महादेव का द्वितीय खजुराहो को मानते हैं, जो अमन बर्मा ने मनाया, जो नागवंशी राजा के रूप में कहते हैं जी। और उसी तरह से जो ट्राइबल जैसे कि नागवंशी राजा ही राजा नल को मानते हैं, जो नरवर में इतने नल दुर्गे हर से चाहे आसल देव का अभिलेख हो, चाहे गोपाल इनका हो, चाहे तोमर्स का हो, चाहे उसमें इतने नल दुर्गे से ही उसमें लिख करता है। जी जी। और नागवंशी के सिक्के भी वहाँ मिस्टर एक मनोज माहेश्वरी है, उसने नरवर पेदाइस्ट्री ऑफ नरवर में 1998 में पीएचडी की थी। तो वो लंदन से मंगा के उसके सिक्के भी उस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री में डाले हैं, जो दुर्लभ सिक्के थे, यक्स के हैं और जो हैं, तो उसमें ये एक शोध का करके उसको तैयार किया गया था। अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई। और क्या इतिहास आपको याद है, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी इतिहास तो मुझे कभी याद नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें आपके एनसीसी की, जो हमने पहले बात की, एनसीसी की जो ट्रेनिंग, जो अनुशासन जो आपके जीवन में शामिल रहा, उसी अनुशासन के चलते हुए आपने खंडार में 2019 में जब बाढ़ आई थी, वहाँ काफ़ी लोगों को बचाया था। उस अनुभव के बारे में बताइए, कैसा अनुभव था? डरावना था या बचाने पे लोगों ने आपको बहुत दुआएं दी? सर, एक बड़ा ये था कि जो अधिकतर जो लेबर है वो माइग्रेट करते हैं इधर से, जैसे एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और गुजरात और राजस्थान पे करते हैं, और उनका जो रूट रहता है वो उधर खंडार से होते हुए चंबल को क्रॉस करते हुए इधर आते हैं। जी जी।
तो उस समय ये कोविड में बड़ा फर्स्ट पीरियड में बड़ा चैलेंज था कि अधिकतर बसों का तो जो आते हैं उनको तो हमने एमपी के उधर ही पास में जो था शिवपुरी उसी में उतर रुकवाते, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो पैदल थे उनको वहीं पे खंडार से चंबल से होके गुजरना था जी। तो एक बड़ा चैलेंज था कि उसी से होके वहाँ पे गुजरे हैं। और एक जब जिस समय जो वो वहाँ से आवागमन बंद किया गया तो बहुत सी संख्या में वहाँ पे एक साथ वो रह गए थे। तो उनको जो पॉसिबल हो सकता था उनको वहाँ किया। फिर बाद में वहीं पे चंबल के बाद में ही वहाँ पे एक पीएससी थी, वहाँ पे उनको रुकवा के जी वहाँ के खाने पानी के किया। प्लस एक बड़ा चैलेंज था कि आप जो वहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि रोकने के बाद में खाने के साथ वो डिप्रेशन में थे। हर आदमी चाहता है कि अब एमपी पास में आएगा, हमें जाने दीजिएगा। बिल्कुल हाँ। अब उनको उसमें पहले एक नया इनोवेशन ये किया गया कि जो उनका था, क्योंकि अब पहले भी ऐसा था कि जो शहरिया थी जो एमपी में भी शिवपुरी, श्योपुर, कोलारस में है, वो फसल हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ आते थे। अच्छा। तो बड़ा जब रुकाव हुआ तो उनको फसल के कार्यों में भी वहाँ पे लगवाया। जो पास में जो आते थे जो उन पे तो थोड़ा सा शिफ्ट करके उनका थोड़ा सा इकोनॉमिक जो लाभ भी उनको दिया गया। और उनको वहाँ पे उसमें उस तरह से जो कोरोना पीरियड थे वहाँ पे रहने खाने के साथ पे कि आर्थिक लाभ भी उनको प्रदान किया गया। तो एक नई चीज वो है ना, रोजगार को उनको देना और रोजगार के साथ उनका आर्थिक जो पैसा भी है उसको दिलवाया गया, वो करवाया गया। तो उसी आधार पे एक कलेक्टर साहब ने कहा था कि इतना रुका है। कलेक्टर साहब का भी एक मोटिवेशन था कि एक वहाँ की भी मैंने द हिडन ट्रेजर ऑफ रणथंभौर खंडार की है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जहाँ पे क्योंकि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ददेर खंड का ये पार्ट रहा है, जहाँ पे ददेर खंड में एक देवियों का पारस पत्र का भी काफी है। जैसे साबाद के किले में पारस पत्र के किस्से चलते हैं, उसी तरह जादौन करौली में भी पारस पत्र का रहता है। जी जी जी। एक बड़ा ये है कि जैसे कि जब भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अटैक होता था तो चंबल को जो पार करते थे वो गोटा के घाट से वहीं से करते थे, जहाँ क्योंकि चंबल है वहाँ पे थोड़ा लंबी हो जाती है 1 किलोमीटर। तो वहाँ से भी जब हाथियों पे आते थे तो भी कि पत्थर जब हाथियों के सांकल अगर पानी में आते तो वो सोना बढ़ जाते, ऐसे वो कहानी और दंतियाँ हैं। जी जी जी। तो उनका वो था। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि जी एक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उल्लू खां, जिसने कि जो रामगढ़ एक जगह है जो साबाद की किशनबाद है, सुकुमारी जो विलासगढ़ है वहां पे उसमें अटैक उसको किया। तो एक कन्यादे एक किताब भी लिखी गई थी। कन्यादे का ये था कि एक चंबल नदी का एक पार्ट है जो एक नदी वहीं से निकाल लेते हैं, जो विलासगढ़ की विलास नदी के नाम से है, और वो विलासगढ़ पे खत्म होती है, काफी गहरी है। वहां पे जब उल्लू खां ने रतन जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। दरअसल क्या आपको इतना अच्छी तरह से ये इतिहास याद है ना, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे दादाजी जब मुझे कहानी सुनाया करते थे, मैं कब सो जाता था वो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन वो कहानी का स्वाद अभी तक मेरे कानों में गूंजता है। अब होता क्या है कि हमें समय के साथ चलना है, और समय 24 घंटे मिला तो समय अब कह रहा है कि यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो आज अब तक आपने जितने ही हमें जानकारी दी है वो बहुत उत्तम जानकारी दी है, और जो किस्से आपने बताया, जो इतिहास आपको याद है, वो तो कमाल का याद है। तो आज अलबेलूर राजस्थान में आप आए हैं, इतनी शिद्दत से आपने हमसे बात की, बहुत प्रेम से बात की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।